औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे हैं 5, द बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस क्या चीज़ होती है, फाइनेंस को मैनेज किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, इकनॉमिक्स के अंदर हम फाइनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। उसके लिहाज से कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसको एडजस्ट कर रही है, किस तरह इसको इम्पोर्टेंस दे रही है और आगे लेके चल रही है, ठीक है। तो ये हम ये देखते हैं कि इकनॉमिक्स में या हम फाइनेंस जो है ये पढ़ते क्यों हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो अननोन है, फ्यूचर के बारे में हम बात नहीं कर सकते कुछ ना, तो उसके लिहाज से हम कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज बैठ के आने वाले वक्त के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस लेके चलते हैं, असम्पशंस लेके चलते हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग कर सकें। तो बेसिकली जो फाइनेंस है ये क्या चीज़ है? फाइनेंस इज़ द फील्ड दैट स्टडीज़ हाउ पीपल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आवर टाइम एंड द हैंडलिंग ऑफ रिस्क। तो फाइनेंस जो है ये क्या चीज़ है? ये स्टडीज़ है कि किस तरह लोग जो है डिसीजंस लेते हैं, अपने फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करके आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। और जो रिस्क आता है, हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर हर वक्त हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम डिफ़ाइन करें फाइनेंस को, तो हम कहते हैं मैनेजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी फाइनेंस होती है, ठीक है। कैश और कैश के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम मैनेज करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में हम लोग आगे जाके सीखते हैं, ठीक है, बात करते हैं। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मयरिंग द टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मयरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, ये क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि अगर आज आपको कोई अमाउंट दी जा रही है, ठीक है, उसकी अभी वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं, या आने वाले वक्त के लिहाज से हम देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपको कोई ऑफ़र कर रहा है कि इतना ही अमाउंट ले लेना, तो आप उसकी आज के दिन के लिहाज से वैल्यू देखना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो जब हम डिफ़ाइन करते हैं इसको, हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी टुडे that would be needed to produce using prevailing interest rates a given future amount of money। कहते हैं वो अमाउंट जो आज आपको चाहिए है, जो आज उसकी वैल्यू आप देखते हो, आने वाले वक्त में क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे कि जो अमाउंट यूज़ होने वाली है फ्यूचर के लिहाज से, जो है ना, फ्यूचर की कोई अमाउंट दी होती है आपको, उसके लिहाज से आप करंट उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। फाइनेंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक ख़ास फार्मूला होता है। हमें एक फ्यूचर की अमाउंट गिवन होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + i। आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, ठीक है, और उसको हम 1 + i की पावर ले लेते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिहाज से, एन के लिहाज से, ठीक है। ये फाइनेंस में आप लोग ये फार्मूला भी और कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, ठीक है। अब कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग: receiving a given sum of money in the present is preferred to receiving the same sum in the future। एक अमाउंट बता दी जाती है, ठीक है। in order to compute values at different points in time, compare their present values। अगर आप दो डिफरेंट अमाउंट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हो, उनकी अभी की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की फाइंड कर लेते हैं। फर्म्स अंडरटेक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीड्स द कॉस्ट। तो कहते हैं कि हम फिर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होती है। अब ये जो मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा था वो आपके पास जो मैंने फ्यूचर वैल्यू का पहले फार्मूला बता दिया था, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई का जिक्र कर दिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, आपने फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i या r की पावर n, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है। इफ़ r इज द इंटरेस्ट रेट, then an amount x to be received in n years has present value of x। यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर वैल्यू को, r शो कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, और n शो कर रहा है नंबर ऑफ़ ईयर्स को, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए प्रेजेंट वैल्यू, तो आप इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है,
ये जो वन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस आर लिखा हुआ है ना, इसको अगर सिंपल हम देखें तो एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो वन है, तो हम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर की पावर एन, इस चीज़ को हम जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है, हम फाइनेंस के अंदर जो मेथड यूज़ करते हैं, जो ये फैक्टर आपको बताया मैंने, उसे हम कहते हैं कि डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है कि आप द अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर देन एन अमाउंट ऑफ मनी टू डे विल यील्ड, कि आज आपको एक अमाउंट बता दी जाती है और कहते हैं कि हाँ जी आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू क्या होगी, गिवन प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर दैट एन अमाउंट ऑफ मनी टू डे विल यील्ड गिवन प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो आज अमाउंट दी हुई है, एक खास इंटरेस्ट रेट बताया जाता है, टाइम लिमिट बता दी जाती है, तो उसके टाइम के बाद आप देखते हो कि उसकी कितनी वैल्यू होगी, उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पे शो नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो वन प्लस आर की पावर एन होल पावर है। ठीक है, वन प्लस आर की होल पावर है। ठीक है, इसको हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला कहते हैं। अब जो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है उसे हम नाम देते हैं कंपाउंडिंग का। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं, और जो फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एफ वाई आई रूल ऑफ 70 होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 70 इफ सम वेरिएबल ग्रोज एट रेट ऑफ x% पर ईयर देन दैट वेरिएबल डबल्स इन अप्रॉक्सीमेटली 70 बाई एक्स ईयर्स। मतलब कि वो 70 ईयर्स में जाके कहते हैं 70 बाई एक्स हम करें तो उसकी अमाउंट डबल हो जाती है। ये आपके पास एक रूल ऑफ 70 है। ठीक है, थंब रूल एक बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम जब आगे चलते हैं हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। रिस्क फैक्टर होता क्या है, हम रिस्क कहते हैं हम डेविएशन फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी उम्मीदों से रिजल्ट का कुछ मुख्तलिफ होना वो रिस्क कहलाता है। तो हर जगह पे ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि रिस्क दोनों फॉर्म्स में होता है, एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम लोग जो है ना कंसिडर उसको नेगेटिव रिस्क कोई जो है ना नेगेटिव चीज़ को रिस्क का नाम दे रहे होते हैं कि वही चीज़ रिस्क है। तो अब यहाँ पे मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करने के क्या तरीके होते हैं, जो लोग हैं वो किस तरह से रिस्क को लेके चलते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है रिस्क अवर्स का। अ पर्सन इज सेड टू बी रिस्क अवर्स इफ ही एग्जिबिट अ डिसलाइक ऑफ अनसर्टेनिटी। एक बंदा जो रिस्क को पसंद नहीं करता, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, उसे हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो कौन सा है, रिस्क अवर्स है, या उस बंदे को हम रिस्क अवर्स कहते हैं। ठीक है, आपने ये एक चीज़ देखी होगी, हम रूटीन लाइफ में भी ये जिक्र करते हैं कि जहाँ पे जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है ना उसमें से आगे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। ये एक रिलेशनशिप इनका होता है। तो एक बंदा जो रिस्क नहीं लेना चाह रहा तो इसका मतलब है कि उसे रिटर्न भी इतना नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अब मैनेजिंग रिस्क, इंडिविजुअल कैन रिड्यूस रिस्क चूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं जो एक बंदा है या फर्म्स है, यहाँ पे इंडिविजुअल का जिक्र है, तो वो किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकता है। देखिए, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए कहता है बाय इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाई, एक्सेप्ट अ लो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि इनकी मदद से क्या होता है, रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया जाता है। अब इंश्योरेंस क्या चीज़ है, यहाँ पर रिस्क अवर्सन के बारे में बताया हुआ है। इंश्योरेंस क्या चीज़ है, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है। सपोज़ कि आप एक बिजनेस अप्रोच करता है, ये इंश्योरेंस कंपनी अप्रोच करती है कि हाँ जी आपकी लाइफ को खतरा है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमें आप मंथली एनुअली खास अमाउंट दे रहे हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको रिकवर करेंगे, वो आपको हम पे करेंगे उसके बदले में। एक एग्रीमेंट हो जाता है रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। इसके बाद डाइवर्सिफाई एक चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट है ना या जो आपका पैसा है आप उसको फैला देते हो, डिफरेंट सेक्टर्स पे आप अप्लाई कर देते हो, जिसकी मदद से क्या होता है, रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया जाता है। इट इज़ डाइवर्सिफिकेशन मेथड है द रिडक्शन ऑफ रिस्क अचीव्ड बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल रिस्क विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर अनरिलेटेड रिस्क। मतलब कि आपको मैं एक बात बता दूँ कि मेरे पास अगर पैसे हैं, हैवी अमाउंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इन्वेस्ट करूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि एक ही बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट ना करूँ, मैं छोटे छोटे मुख्तलिफ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। चाहे कि हो सकता है कि एक बिज़नेस में मुझे लॉस हो, लेकिन हो सकता है सेम पॉइंट में दूसरे
कि जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाए और वो रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर देन तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सेप्ट अ लोअर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ से आप रिटर्न ही लो डिमांड करते हो। मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया कि जो होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, तो अगर आप लो रिटर्न ले रहे हो तो इसका मतलब है रिटर्न आपका वैसे ही कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिस्क अवर्जन के बारे में बताया है। यूटिलिटी है, एक तरफ वेल्थ है, जितनी वेल्थ इंक्रीज़ करेंगे यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी और इसकी वजह से क्या होगा, आपको रिस्क भी उसी लिहाज से ज़्यादा हो रहा है। मार्किस पर इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस का जिक्र मैंने किया, वन वे टू डील विद रिस्क इज़ टू बाय इंश्योरेंस। आप क्या कर सकते हो कि इंश्योरेंस खरीद लेते हो। द जनरल फीचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट अ पर्सन फेसिंग अ रिस्क पेज अ फी टू एन इंश्योरेंस कंपनी विच इन रिटर्न एग्रीज टू एक्सेप्ट ऑल आर पार्ट ऑफ द रिस्क। वो क्या होती है, एग्रीमेंट में आपका सारा रिस्क जो है वो बेयर कर लेती है। फिर दूसरे नंबर पर मैंने जिक्र किया डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ रिस्क अचीव बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल रिस्क विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिस्क अनरिलेटेड रिस्क। ये भी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अभी इसमें क्या है, आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क इज द रिस्क दैट अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल पर्सन। ये एक रिस्क की टाइप है जो सिर्फ एक बंदे को अफेक्ट कर रही है। द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कंपनीज, या कोई एक खास कंपनी के साथ लिंक कर रही होती है। एग्रीगेट रिस्क इज द रिस्क दैट अफेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टर्स एट वंस। द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एंटायर इकॉनमी, ये अब क्या है कि ओवरऑल सारी इकॉनमी के बारे में होती है, इसे एग्रीगेट रिस्क का नाम दिया जाता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कैन नॉट रिमूव एग्रीगेट रिस्क। अब ये आपने माइंड में रखना है कि एग्रीगेट रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता डाइवर्सिफिकेशन की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है, रिस्क डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, नंबर ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो बताया गया, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ किस तरह से मूव है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूँ। फर्म स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल कंपनी, ठीक है। जैसे मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे हमने आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क का है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है। और फिर बाद में जिक्र किया एग्रीगेट रिस्क का, ये क्या है, रिस्क दैट अफेक्ट्स ऑल कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। इस चीज़ का एक दूसरा नाम है मार्केट रिस्क, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।